जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब जानते हैं, आगामी कुछ महीनों में तमाम राज्यों की, तमाम हिंदी भाषी राज्यों की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं होना सुनिश्चित है। हाल में लगभग एक महीने के बाद ही 12 फरवरी को बिहार 68वीं बीपीएससी लोक का प्रारंभिक परीक्षा है। तो इन सब परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए डेली करंट अफेयर्स की ये श्रृंखला हमने यूनिक एग्जाम्स पीसीएस प्लेटफॉर्म पे शुरू की है। तो इसमें हम आज आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं, हम क्वेश्चन के माध्यम से उसकी एक्सप्लेनेशन को विस्तृत रूप से देखते हुए चल जाते हैं, जिससे एक क्वेश्चन के माध्यम से ही कई आवश्यक क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, उनसे तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष तक कालाजार उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता देता है। तो कालाजार एक बीमारी है, ठीक है। किस वर्ष तक प्रतिबद्ध है भारत कालाजार उन्मूलन हेतु। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुतायत पूछे जाते हैं, तो हम देख लेते हैं। अब ये प्रश्न कैसे बनता है, इसका संदर्भ क्या है। अभी हाल ही में 4 जनवरी को कालाजार उन्मूलन हेतु एक समीक्षा बैठक हुई, ठीक है। इस समीक्षा बैठक की जो अध्यक्षता किसने की, मनसुख मंडाविया जी ने करी थी। ये हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब आप यहाँ पे 4 जनवरी देख रहे होंगे, तो आप सोचोगे ये 4 जनवरी का करंट अफेयर क्यों। देखिए, करंट अफेयर में कुछ भी पुराना नहीं होता, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे देखते चले जाते हैं। अभी किसके साथ किया, तो ये 4 राज्यों के साथ संपन्न हुआ। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और पश्चिम बंगाल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ये संपन्न हुआ, ये समीक्षा बैठक। क्यों किया गया, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, भारत वर्ष 2023 तक कालाजार के उन्मूलन हेतु अपनी प्रतिबद्धता देता है। इसी संदर्भ में वार्ता है। ठीक, आगे हम देखते हैं क्या है। अब चूंकि कालाजार कि उन्मूलन हेतु वर्ष 2023 में प्रतिबद्धता है, इसलिए देख लेते हैं कि भारत में अभी वर्तमान में कालाजार की स्थिति क्या है। इसके बाद हम कालाजार पे बात करेंगे, वैश्विक स्थिति पे भी बात कर लेंगे। अब देखिए, ये जो 4 स्टेट है, 4 स्टेट कौन कौन से हैं, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक, अब बिहार की परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इन 4 राज्यों में जो 632 स्थानिक ब्लॉक पहले ही उन्मूलन की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, उन्मूलन की स्थिति को प्राप्त करने का मतलब क्या है, मतलब यह है कि प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक मामले से भी कम मामला प्रकाश में आना या मामला सक्रिय होना, उसको कहते हैं उन्मूलन की स्थिति प्राप्त होना। ठीक है, तो ये जो इन चारों राज्यों में 632 चयनित ब्लॉक थे कालाजार हेतु, वो उन्मूलन की स्थिति प्राप्त कर चुके हैं। वर्तमान में झारखंड का पाकुड़ जिला है, वहां पर केवल एक है लिट्टीपारा ब्लॉक। लिट्टीपारा ब्लॉक, ये है लिट्टीपारा ब्लॉक, ठीक है। वो स्थानिक श्रेणी में है, जहां पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1.23 मामले सक्रिय हैं। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। अभी कहां पे है, झारखंड में है। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्र सरकार, अब चूंकि बाकी के 3 स्टेट से लगभग उन्मूलित हो चुके हैं, तो केंद्र सरकार का पूरा फोकस कहां पे है, झारखंड में है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की यदि बात करें, तो ये अपने ब्लॉक लेवल पे उन्मूलन लक्ष्यों को ये पूर्णतः प्राप्त कर चुके हैं। ठीक, अगर हम देश में कालाजार के 90% मामले देखें, तो यह बिहार और झारखंड में इनका योगदान है। किनका, बिहार का और झारखंड का। देश के कुल कालाजार के मामलों में से 90% मामलों में योगदान बिहार और झारखंड का है। ठीक, अगर हम बिहार की अवस्थिति देखें, तो ये हमारा बिहार है। ठीक है, ये हमारा बिहार है। बिहार के जस्ट नीचे क्या है, झारखंड है। झारखंड है, यूपी हमने देखा है, ये है हमारा, ये यूपी है। ठीक है, और झारखंड के ये यूपी है हमारा, ये ललितपुर है। और झारखंड के
और बिहार के जस्ट बगल में क्या है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, ये हमारा वेस्ट बंगाल है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम काला जार की वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत सहित लगभग 100 देशों को यह काला जार प्रभावित करता है। अगर वर्ष 2021 की बात करें तो जैसे भारत में बिहार और झारखंड भारत के कुल कालाजार के मामलों में 90% की भागीदारी रखते हैं, उसी तरीके से वैश्विक स्थिति में वर्ष 2021 में जो लगभग विश्व के संपूर्ण कालाजार मामलों का जो 90% हिस्सेदारी है वो विश्व के केवल 8 देशों में है। ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का देश है। उसके बाद इरिट्रिया, इथियोपिया, ठीक, केन्या, सोमालिया, दक्षिण सूडान और सूडान। ये जो देश हैं 6 देश, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हैं। ठीक है, और अपना भारत है, और अपना भारत भी इसमें शामिल है। ठीक है, अपना भारत भी इसमें शामिल है इन 8 देशों में। अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ अवस्थित हैं, तो अगर हम ब्राज़ील हम पहले देख चुके हैं किसी एक श्रृंखला में, उसके बारे में देख चुके हैं। आज हम देख लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के ये देश। ठीक है, तो ये देखिए सूडान है, साउथ सूडान है, केन्या है, सोमालिया है, इरिट्रिया है, इथियोपिया है। ठीक, ये देश हैं, ये 6 देश हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप में हैं। एक भारत और भारत 7वां और 8वां ब्राज़ील हो गया। चलिए अब थोड़ा इनके बारे में हम देख लेते हैं, यहीं पे आए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। विश्व का क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। इसके उत्तर में ये भूमध्य सागर है, ये भूमध्य सागर का क्षेत्र है। ठीक, इसके उत्तर पूर्व में ठीक है, ये लाल सागर का क्षेत्र है। ये हमें ध्यान रखना, ये जो सकरा सा क्षेत्र है ये लाल सागर का क्षेत्र है। ये क्षेत्र लाल सागर का है। ठीक, अब सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र महाद्वीप है जहां से भूमध्य रेखा गुजरती है, क्रॉस करती है। ठीक, कर्क रेखा क्रॉस करती है और मकर रेखा क्रॉस करती है। ठीक है, तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं एकमात्र ऐसा महाद्वीप है इसको क्रॉस करती है। अब अगर इसके उत्तरी पूर्वी सिरे की बात करी जाए, अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी सिरे को क्या कहते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश शामिल हैं। ठीक है, इरिट्रिया शामिल है, इथियोपिया शामिल है, सोमालिया शामिल है और जिबूती शामिल है। ठीक, जिबूती इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 3 देश इन कालाजार के वैश्विक मामलों में शामिल है, जिबूती इसमें शामिल नहीं है। अब ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ये पशुपालन का क्षेत्र है, पशुपालन घनिष्ठ का क्षेत्र है, पशुपालन संकेंद्रित क्षेत्र है। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब परीक्षाओं में ये सब पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे एक ही साथ सब देख लिया। अब अगर आगे देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर कुल मामलों में भारत का जो योगदान है 11.5% है, ध्यान रखना है। दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र से कालाजार समाप्ति हेतु, जो दक्षिण पूर्व एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, वहां से कालाजार की समाप्ति हेतु भारत ने बांग्लादेश और नेपाल के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर इसने समझौता ज्ञापन किया हुआ है भारत ने। ठीक, आगे चलते हैं। अब कालाजार के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। कालाजार को हम अन्य नाम इसका जो है दमदम बुखार है, काला बुखार है, विसरल लिस्मेनियासिस, या इसको क्या कहते हैं, वियल भी इसको कहते हैं। लिस्मेनिया जीनस के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण ये होता है। जो ये परजीवी होता है मनुष्य के आंतरिक अंगों जैसे यकृत हो गया, प्लीहा हो गया, स्पिंज इसको कहते हैं। ठीक है, प्लीहा हो गया, और अस्थि मज्जा में ये क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि कालाजार किस प्रकार का रोग है, तो ये एक उष्णकटिबंधीय रोग है। आपने देखा होगा, आपने यहाँ पे अगर ध्यान देखा होगा तो ये
उष्णकटिबंध, ये देखिए, ठीक, इन्हीं क्षेत्रों में ये पाया जा रहा है। ब्राजील भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना उष्णकटिबंध, ठीक है, 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये उष्णकटिबंध का ये विस्तार होता है। तो ये क्या है, एक उष्णकटिबंधी रोग है। और ध्यान देने वाली बात है कि मलेरिया के बाद यह रोग दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परजीवी मृत्यु कारक है। मतलब मलेरिया के बाद अगर परजीवी के कारण होने वाली मौतों को हम विश्व में देखें तो सबसे अधिक मौत मलेरिया के कारण होती है, और दूसरा सबसे अधिक मौत क्या होता है, कालाजार के कारण होता है। ये परजीवी मृत्यु कारक है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, बुखार आना, थकान होना, वजन का घटना, रक्ताल्पता, लीवर और प्लीहा में सूजन, ये सब इसके लक्षण है। और सबसे खास बात यह है कि अगर इलाज हो गया, इलाज के बाद भी मरीज से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण का खतरा बना रहता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, थोड़ा राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के अंतर्गत इसे वर्ष 2010 तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब किसी कारणवश ये लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, तो पुनः इसे वर्ष 2015 में संशोधित करके विस्तारित किया गया और यह 2023 तक इसे रखा गया। अगर हम उप जिला स्तर पर बात करें, मतलब ब्लॉक लेवल पे बात करें, तो प्रति 10,000 जनसंख्या पर एक केस का लक्ष्य निर्धारित रखा गया। एक केस या एक केस से कम का मतलब यह है कि लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। कार्यक्रम से संबंधित सभी गतिविधि का क्रियान्वयन राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यान्वयन के माध्यम से किया जा रहा है, कार्यक्रम के माध्यम से किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो है, अगला प्रश्न है तंबाकू बोर्ड किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तंबाकू बोर्ड की बात क्यों यहाँ पे आ रही है, क्योंकि मैंडोस तूफान के कारण जो तंबाकू प्रभावित क्षेत्र था, तंबाकू SCV, ठीक है, तंबाकू किसानों का जो ये उपज प्रभावित हुआ, फसल प्रभावित हुआ, तो उनको ब्याज मुक्त ऋण देने की बात करी जा रही है, ठीक है, बात की गई है। तो उसी के कारण तंबाकू बोर्ड क्या है, चर्चा में है। तो अब देखते हैं क्या है कि आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में एक चक्रवाती तूफान आया था मैंडोस, ठीक है, उसके कारण FCV, क्या FCV, तंबाकू किसानों को उससे उबरने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जा रहा है। उस ब्याज मुक्त ऋण को एडमिनिस्ट्रेट कौन करेगा, तंबाकू बोर्ड करेगा। अगर हम तंबाकू बोर्ड की बात करें तो ये एक वैधानिक निकाय है। वैधानिक निकाय कहने का मतलब यह है कि संसद द्वारा किसी अधिनियम के द्वारा यह बनाया गया है या निर्मित किया गया है। और इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है। चर्चा में क्यों, हमने पहले ही बात कर चुका, हम पहले ही बात इसके बारे में कर चुके हैं। चलिए आगे आते हैं इसी के बारे में। FCV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्लू क्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू इसको कहते हैं। इसका उत्पादन कहाँ होता है, तो यह आंध्र प्रदेश के लगभग 10 जिलों में यह उगाई जाती है और यह एक प्रमुख व्यावसायिक फसल है। अब FCV महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है आप आगे अपने आप जान जाएंगे। अगर हम बात करें कि भारत से कुल अनिर्मित या गैर निर्मित, मतलब अनिर्मित मतलब गैर निर्मित जो तंबाकू उसको क्या नहीं किया गया, बनाया नहीं किया गया, प्रसंस्करण उसका नहीं किया गया है, ठीक है, निर्यात, तंबाकू निर्यात की प्रमुख निर्यात योग्य ये तंबाकू है FCV, मतलब जो तंबाकू निर्यात होती है उसमें सबसे अधिक हिस्सेदारी इसकी होती है। अब तंबाकू किसान उचित और लाभकारी मूल्य हेतु तंबाकू बोर्ड द्वारा विकसित और संचालित ई नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी उपज बेचते हैं। सबसे खास बात यह है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है MSP को लेकर, तो ये MSP में शामिल है। MSP में शामिल है। MSP में कुल 25 फसल शामिल है। 25 फसल में 24 फसलें प्लस एक गन्ना
ठीक है। गन्ने के लिए क्या दिया जाता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, ठीक है, FRP दिया जाता है। बाकी 24 के लिए MSP दिया जाता है। और इन सभी को कौन रिकमेंडेशन इनका कौन करता है, इनका रिकमेंडेशन करता है CACP करता है। और इसको अनुमोदित कौन करता है, प्रधानमंत्री के आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ये करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम चक्रवात मैंडोज की बात करें तो यह बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था। परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि फला चक्रवात, प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, न्यूनतम एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है, ठीक है, चक्रवातों से रिलेटेड। तो बंगाल की खाड़ी में निर्मित हुआ था मैंडोज चक्रवात, निश्चित तौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। इसका जो नामकरण मैंडोज है, यह संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। एक चक्र के रूप में, एक साइकिल के रूप में प्रत्येक कुछ देश जो हैं, कुछ देशों का जो समूह है वो अपने नाम भेजते हैं और कालानुक्रम में जिनकी बारी आती है वो उन नामों का चयन करके उस चक्रवात का, किसी भी चक्रवात का नाम रखते हैं, ठीक। तो ये नामकरण इसीलिए, ये भले भारत में आया था ये चक्रवात, ठीक है, लेकिन इसका नामकरण इसी साइकिल के कारण संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया। ये दिसंबर 2022 की शुरुआत में आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी और तमिलनाडु को इस चक्रवात ने बहुत अधिक प्रभावित किया। ध्यान देने वाली बात है, यह धीमी गति से चलने वाला चक्रवात था जो बहुत अधिक अपने साथ क्या लिया था, नमी लिया हुआ था। इसलिए नमी उसके साथ बहुत अधिक मात्रा में था, इसलिए बहुत भारी मात्रा में इसने वर्षा किया। और खास बात यह है कि हवा के साथ ये धीरे धीरे, जैसे जैसे हवा की गति बढ़ती जा रही थी, ये चक्रवात और शक्तिशाली होता जा रहा था, ठीक है। तो धीमी गति से चलने वाला चक्रवात है, बहुत अधिक मात्रा में नमी लिया था, इसलिए क्या करेगा, जहां पे वर्षा करेगा बहुत अधिक मात्रा में वर्षा करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम चक्रवात के बारे में बात करें, देखिए हम लोग किस तरीके से करंट अफेयर को रिलेटेड करते हुए हम किस तरीके से पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से पढ़ना है। तो ये कम दबाव वाला क्षेत्र होता है। ये देखिए, ये कम दबाव वाला क्षेत्र, ये देखिए मैं जो फिगर बना रहा हूं, ये बना रहा हूं मैं उत्तरी क्षेत्र का, ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में। ये देखिए यहां पे जो हवा की दिशा होती है, मैं बता दूं हल्का सा, ये जो हवा की दिशा होती है वो घड़ी की सुई की दिशा में विपरीत होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये लो प्रेशर का क्षेत्र होता है, ये लो प्रेशर का क्षेत्र होता है केंद्र में, और इधर क्या होता है, हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, ठीक है, इधर हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है। चलिए, आसपास से तेजी से इसके केंद्र की ओर वायु का परिसंचरण होता है। उत्तरी गोलार्ध में मैंने जैसा कि बताया, यह हवा की दिशा क्या होती है, वामावर्त होती है। वामावर्त को क्या कहते हैं, घड़ी की सुई के दिशा के विपरीत या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और जो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, यह घड़ी की सुई की दिशा में होती है। अगर यही दक्षिणी गोलार्ध में इसी को बनाना होगा तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे बना देंगे, ये क्या होगा, साउथ हेमिस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, घड़ी की सुई की दिशा में होती है, और इसको क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं या दक्षिणावर्त कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने ये आपको, ये तो फिगर मैंने बता दिया, ये हमने किसका बना रखा है, ये हमने नॉर्थ हेमिस्फीयर का बना रखा है, नॉर्थ हेमिस्फीयर का। अगर हमें यही साउथ हेमिस्फीयर का बनाना होता तो ये कैसे जाती, ऐसे जाता, ठीक, ये ऐसे जाता, ये साउथ में। ये देखिए हवा की दिशा क्या है, ये हवा की दिशा घड़ी की दिशा में है, ठीक है। तो ये साउथ हेमिस्फीयर का। अगर हम भारत की बात करें तो ये देखिए, ये जो भारत के ये क्षेत्र हैं, ये क्षेत्र हैं, पेन का कलर मैं चेंज कर दूं, ये देखिए, ये जो क्षेत्र हैं ये चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र होते हैं। यहाँ पे चक्रवातों की प्रभावकारिता सबसे अधिक होती है, ठीक है। और अगर बात करें, ये जो क्षेत्र है यहाँ से इन क्षेत्रों में 75% हिस्सा जो है, 76% हिस्सा सुनामी से प्रभावित होने की, सुनामी से प्रभावित होने की यहाँ पे संभावना सबसे अधिक होती है इन हिस्सों में, इन हिस्सों के 76% हिस्से में, ठीक है। और ये जो क्षेत्र हैं, जो येलो क्षेत्र हैं, ये वाले क्षेत्र, ये चक्रवात से कम प्रभावित वाले क्षेत्र है, मतलब वहां पे संभावना, चक्रवात की प्रभावकारिता की संभावना थोड़ी कम होती है, तीव्रता थोड़ी कम होती है, लेकिन ये जो रेड वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर बहुत अधिक होती है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्या है,
अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहां आयोजित हुआ? मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण, यह प्रश्न पूछ रहा है। चलिए इस सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो कौन सा संस्करण अभी आयोजित हुआ? दूसरा हुआ। तो जब दूसरा हुआ तो पहला कब हुआ? तो पहला जून 2022 में हुआ था। कहां हुआ था? धर्मशाला में हुआ था। कब हुआ था? ठीक है, कहां हुआ था? धर्मशाला में हुआ था। अगर हम दूसरे संस्करण की बात करें तो यह 6 और 7 जनवरी को 2023 में हुआ। यह दूसरा संस्करण कब हुआ? 6 और 7 जनवरी, ठीक, 6 और 7 जनवरी को हुआ था 2023 में। अब कहां हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी थी। इसकी अध्यक्षता किसने करी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करी। ठीक, चलिए इस मुख्य सचिवों का ये जो सम्मेलन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी बढ़ाना तथा निरंतर आर्थिक विकास हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास करना इसका उद्देश्य था। इसमें कुछ अन्य गतिविधियां भी हुई, जैसे प्रत्येक विषय के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम जो प्रथाएं थी, प्रथाओं का मतलब सर्वोत्तम तरीकों, और उन पे काफ़ी विचार विमर्श किया गया, जिससे कि प्रत्येक राज्य एक दूसरे से अच्छे तरीकों को सीख सके और आसानी से क्रियान्वयन कर सके, किसी कार्य को आसानी से मतलब उनको संपादित कर सके। ये वहाँ पे अन्य गतिविधि हुई। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये था या है कि विकास और रोजगार सृजन करना और समावेशी मानव विकास पर जोर देने के साथ साथ एक विकसित भारत प्राप्त करने के लिए आधार तैयार करना, स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है, फाउंडेशन तैयार करना इसका लक्ष्य था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास है, वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इसको PBDC भी कहते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन भी करते हैं, सम्मेलन, ठीक है, कहां आयोजित किया गया? मतलब किस शहर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित हुआ? तो अगर हम बात करें इसकी पृष्ठभूमि की, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की पृष्ठभूमि की बात करें तो यह क्यों मनाया जाता है? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 से अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो और वो परमानेंट चूंकि आ गए थे, अब अफ्रीका से वो भारत परमानेंट आ गए थे, तो इसी याद में यह दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जब महात्मा गांधी वापस लौटे तो उसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का बहुत बड़े स्तर पे इन्होंने क्या किया? नेतृत्व किया। तो उसी याद में यह मनाया जाता है। सबसे पहली बार अगर कब मनाया गया इसकी बात करें तो वर्ष 2003 से यह मनाया जा रहा है और प्रतिवर्ष यह आयोजित होता है। तो इस वर्ष कौन सा संस्करण था? तो इस वर्ष था यह 17वां संस्करण था। ठीक है, 17वां संस्करण था। कब? तो यह 8 से 10 जनवरी के बीच यह 2023 में हुआ। 8 से 10 जनवरी मतलब 8, 9, 10 3 दिवसीय यह कार्यक्रम था। कहां हुआ? तो यह मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। याद रखिएगा ध्यान से, क्योंकि जगह अक्सर पूछ लिया जाता है, या विषय थीम पूछा जाता है या जगह पूछा जाता है। अन्य चीजें भी पूछी जा सकती हैं, लेकिन मुख्यतः इन पे ज्यादा जोर दिया जाता है प्रत्येक परीक्षा में। ठीक है, अब किसका सहयोग रहा प्रवासी भारतीय दिवस मनाने में? तो बहुत अधिक लोड नहीं देना है, क्योंकि इंदौर मध्य प्रदेश में है, इसलिए निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार का सहयोग रहा होगा। अगर हम वर्ष 2023 के थीम की बात करें, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के थीम की बात करें, तो यह प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार, यह थीम था। और इसमें लगभग 70 देशों से 3500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने इसमें शामिल लिया, या 3500 से अधिक प्रवासी भारतीयों ने इस कार्यक्रम में भागीदारी करी। अगर हम इसके आधिकारिक उद्घाटन की बात करें तो 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। परीक्षाओं में मुख्य अतिथि
से संबंधित प्रश्न पूछता है, विशिष्ट अतिथि से संबंधित प्रश्न भी पूछता है। तो इस वर्ष 2023 में मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी थे, जो गुयाना गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगर हम विशिष्ट अतिथि की बात करें तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति, ठीक है, ये विशिष्ट अतिथि थे। अगर हम इस समय यहाँ पे एक काम और हुआ, एक स्मारक डाक टिकट जारी हुआ, स्मारक डाक टिकट जारी हुआ। उसका विषय क्या था? सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। ये एक डाक टिकट जारी हुआ। किस लिए जारी किया गया? सुरक्षित, विधिक, व्यवस्थित और कुशल प्रवासन के महत्व को रेखांकित करते हुए ये डाक टिकट जारी किया गया। इसी के अंतर्गत, इसी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के अंतर्गत 8 जनवरी 2023 को युवा प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2023 को मनाया गया युवा मामले और खेल मंत्रालय के सहयोग से। इसमें जो अतिथि थे वो सुश्री जनेटा मैस्करेनहास, ये ऑस्ट्रेलिया की संसद की सदस्य हैं, ये इसमें अतिथि थी। युवा प्रवासी भारतीय दिवस में की ये अतिथि थी। आगे देख लेते हैं। अगर हम बात करें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार वर्ष 2023 की और इसके समापन सत्र की, तो यह समापन सत्र की अध्यक्षता और पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह प्रदान किया गया और समापन सत्र की अध्यक्षता करी गई। कब करी गई? 10 जनवरी 2023 को करी गई। ये जो प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार होता है, यह किसे प्रदान किया जा सकता है? परीक्षा में पूछ सकता है। तो अनिवासी भारतीय, एक अनिवासी भारतीय, मतलब जिसको क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं NRI, नॉन रेसिडेंस इंडियन, ठीक है, या भारतीय मूल के व्यक्तियों मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन्स, और इन दोनों में से इनको प्रदान किया जाएगा। और इनके द्वारा स्थापित या संचालित किसी संगठन या संस्था को प्रदान किए जाने वाला यह एक सर्वोच्च सम्मान है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण चीज और हुआ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भारत में आजादी का अमृत महोत्सव काल चल रहा है, ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो डायस्पोरा है, मतलब ये प्रवासी भारतीयों के योगदान को रेखांकित करते हुए, ठीक है, पहली बार डिजिटल प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। किसका? पहली बार डिजिटल भारतीय प्रवासी दिवस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसका भी उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसका उद्देश्य क्या है? जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, इसका उद्देश्य है भारत की स्वतंत्रता में प्रवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करना, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो आज की ये श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। हम कल और आपके लिए अच्छे प्रश्न, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। और शीघ्र ही यूनिक एग्जाम्स पीसीएस प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश पीसीएस और तमाम हिंदी भाषी राज्यों के पीसीएस के समान अध्ययन के प्रश्न पत्र को लेकर प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को थोड़ा समाहित करते हुए प्रश्न पत्र को लेकर अपना एक प्रोग्राम जारी करेगा। और उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, जहां से बहुत अधिक प्रश्न आते हैं, उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, सप्ताह में निश्चित तिथि को, निश्चित दिवस को उसके वीडियोज आएंगे। और बाकी के कार्यक्रम जो चल रहे हैं बीपीएससी को लेकर के, करंट अफेयर्स को लेकर के, ये चलते रहेंगे। ठीक है, तब तक आप स्वस्थ रहिए। सर्दी बहुत है, बच के रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।